सोसाइटी के मेंबर डॉक्टर इनाम खान, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, और उनके भी ट्रांसप्लांट को काफी समय हो गया है। वो भी रूटीन के बारे में आपको बताएंगे कैसे हमें अपना रूटीन रखना चाहिए। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हुए प्रसन्न कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो शॉर्ट में अपना एक इंट्रो दें और उसके बाद में फिर लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रसन्न कुमार जी प्लीज। अनम्यूट करें प्लीज प्रसन्न जी। अनम्यूट कर। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस 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 प्लीज। नमस्कार, मैं प्रसन्न कुमार। कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना वो ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, और मेरा नसीब तो देखिए, मेरा तो नाम ही प्रसन्न है। इसका मतलब यह हुआ कि सदैव प्रसन्न रहना वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मगर इस किडनी देवी के प्यार ने मेरे भक्ति के रंग में जंग लगा दिया और चल पड़ी एक नई जिंदगी की शुरुआत आप तक, एक बेहतरीन शुरुआत आप तक। 98 में जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है, तब मैंने तय कर लिया, किडनी फेल खलास खेल, यह धारणा एकदम गलत है। मैंने तय कर लिया कि मुझे इस खेल को अब नए सिरे से शुरू करना है, और तय कर लिया कि मुझे जिंदगी बेहतरीन तरीके से जीनी है। और कहते हैं ना कि जब आप कुछ तय कर लेते हो तो सारा जहां आपकी मदद के लिए आ जाता है। बस उसी तरह सारा जहां मेरी मदद के लिए आ पहुंचा। सबसे बड़ा प्रश्न था कि किडनी कौन देगा। मेरे पिताजी वो 5 भाई थे और एक 2 बहनें थी। उनके सारे बच्चे जो भी किडनी दे सकते थे वो सामने से आए और बोले हमारी किडनी ले लो, हमारी किडनी ले लो। मेरे लिए तो जैसे स्वयंवर होता है ना, वैसी परिस्थिति आ गई कि मैं किसकी किडनी लूं। पर नसीब का खेल तो देखिए, मेरा ग्रुप ओ पॉजिटिव और सारे भाइयों का, सारे कजिन्स का ग्रुप बी पॉजिटिव। मतलब वो तो पॉजिटिव हो गए थे, बी पॉजिटिव मतलब वो तो पॉजिटिव हो ही गए थे, मगर मैं बहुत बड़ा गोला वो पॉजिटिव था, जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। मगर जब नेगेटिव नेगेटिव का गुणाकार होता है तो वो पॉजिटिव होता है। उस तरह इन सारे भाइयों को देखते हुए मेरी मिसेस ने बोला कि ये सारे देने के लिए तैयार है, इसका मतलब किडनी देने के बाद कोई दिक्कतें पेश नहीं आती होगी। उन्होंने उस अस्पताल में देखा कि कई किडनी डोनर है, वो पेशेंट की, रेसिपिएंट की सेवा भी कर रहे हैं। इसका मतलब उनको अभी पक्का हो गया मन में कि किडनी देने से कभी किसी डोनर को कुछ नहीं होता। मगर उन्होंने सोचा कि इनको कैसे बताया जाए कि मैं किडनी देना चाहती हूँ। ऐसे किसे मैं बोलूं कि मैं किडनी दूं और वो देने के लिए तैयार हूं, और कौन सा ऐसा आदमी होगा जिनकी बात सारा परिवार सुनेगा और सारा परिवार उसको स्वीकार करेगा। फिर उन्होंने देखा कि किसे बोलूं किसे बोलूं। फिर तय कर लिया कि डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर एच एल त्रिवेदी साहब को अगर मैं बोलती हूँ तो वही एक ऐसे बंदे हैं जो हमारे परिवार को समझा सकते हैं और उनकी बात कोई टाल भी नहीं सकेगा। वो सीधी सीधी डॉक्टर एच एल त्रिवेदी साहब के पास गई और बोला कि सर मुझे किडनी देनी है। तो डॉक्टर साहब ने बोला, बेटा तुम अभी सिर्फ 24 साल की हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम किडनी क्यों देती हो, और कोई दे नहीं सकता क्या, ढूंढो ना और कोई। तो बोले सर जब मेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है तो सारी जिंदगी भी मुझे इनके साथ ही बितानी है, तो क्यों ना मैं उनकी अर्धांगिनी बन के जीऊं। डॉक्टर साहब उनकी बात को टाल ना सके और डॉक्टर साहब ने उस बात को स्वीकार कर लिया और उनका किडनी देना फाइनल हो गया। 3 अप्रैल 1998 मतलब 3 अप्रैल 98 को मेरा शेड्यूल ट्रांसप्लांट था, मगर 2 अप्रैल को कुछ ईश्वर को कुछ और भी मंजूर था। 2 अप्रैल को ईश्वर ने मेरे पास मेरे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन को भेजा। सुबह 11 बजे सर्जन साहब आए, बोले प्रसन्न कुमार तुम्हारा आज ट्रांसप्लांट है। मैंने कहा सर क्या कल छुट्टी है क्या? नहीं, बोले आपका केडेवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। केडेवर मतलब? तो बोले किसी मरे हुए बंदे की किडनी आई है, वो तुम्हें देनी है। उनका ठीक है दे दो। अभी वो जमाना था कि उस दिन केडेवर ट्रांसप्लांट अगर लिखा है तो लोग कदावर ट्रांसप्लांट पढ़ते थे। मतलब केडेवर क्या होता है वो किसी को पता ही नहीं था। उस जमाने में मेरा केडेवर ट्रांसप्लांट हुआ। केडेवर ट्रांसप्लांट का जब तय किया तब जो अपने को पेशेंट होते हैं ना, वो सारे डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर होते हैं, वो सब कहने के लिए आ गए कि प्रसन्न कुमार कि केडेवर की किडनी मत लो, ये मरे हुए की किडनी अगर लेते हैं तो आप भी मर जाओगे। मैंने कहा ठीक है, कल मरता है तो आज मरूं, मुझे अभी तो यही किडनी लेनी है।
जब मैंने तय कर लिया कि मुझे केडेवर की ही किडनी लेनी है तो मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सका। बाद में मैंने मेरे परिवार को सब समझाया तो वो सब समझ गए। मेरे परिवार के सारे लोग दवाई लेने चले गए। ट्रांसप्लांट की जो दवाई होती थी वो लेने चले गए। उस जमाने में दवाई लेने जाना पड़ता था, आज की तरह सीधे ओटी में नहीं आती थी। तो वो मेरे परिवारजन सारे दवाई लेने चले गए और मैं डायलिसिस में चला गया। ट्रांसप्लांट के पहले डायलिसिस होता है, वो शायद आपको पता भी होगा। डायलिसिस से जब बाहर आया तब इधर ओटी में ले गए और मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं बाहर आया तो देखा तो मैं अभी जो मुझे पेशाब नहीं हो रही थी, जो मुझे बीपी की तकलीफ थी, वो बहुत सारी कम हो चुकी थी। पेशाब तो पूरी तरह होने लगा था। एक रात में 5 लीटर पेशाब हुआ था, जो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा ये कहना है कि ये प्रक्रिया किसी की कम किसी की ज्यादा सभी की जिंदगी में आती है। किसी का डायलिसिस ज्यादा समय चलता है, किसी के डायलिसिस किए बगैर ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। ट्रांसप्लांट होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइव करना, लंबे समय के लिए सर्वाइव करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप कहोगे कि सर्वाइव करना है बड़ी बात है, तो वो तो मानते हुए हो आप, पर वो कैसा है? जब मैंने 22.5 साल निकाला तो आपके लिए तो बहुत लंबा समय हो गया। तो वीरेंद्र साहब की बात करूं तो मेरे लिए उनके 30 साल भी बहुत बड़े हो गए। इस मुकाम पर कैसे पहुंचते हैं? तो जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं और हाईवे पे चल देते हैं और हमारे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कितनी दूरी तक चले जाते हैं वो बहुत कम समय में। जब वहां पहुंचने के बाद पता चला कि हम 500 किलोमीटर आ गए, 700 किलोमीटर आ गए या 1000 किलोमीटर आ गए। मगर ये हाईवे का सफर होता है ना, वो एकदम सुहाना नहीं होता है। उसमें भी कहीं पर स्पीड ब्रेकर आते हैं। जब भी हम स्पीड ब्रेकर आता है तब हमारी गाड़ी को हम धीमी करते हैं, हमारी गति को हम कम करते हैं। जब हमारी गति को कम करते हैं तब जाके वो स्पीड ब्रेकर को हम क्रॉस करते हैं। अगर उस स्पीड ब्रेकर को हमने क्रॉस करते वक्त अगर हमारी गति धीमी नहीं करी तो हो सकता है कि आगे का सफर हमारा हो ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमें लंबे सफर के लिए जाना है तो हमें हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखना है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां क्या लेनी है, किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, वो सारे तो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट या हमारे डॉक्टर्स हमें बताते ही हैं और हमने उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। मगर बात यह है कि मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बनाए रखना, यही हमारा एक उत्तरदायित्व है। क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ हमारे प्रति नहीं है, हमारे परिवार के प्रति भी होता है। अमित जी, मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हेलो हेलो अमित जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ प्रसन्न जी, आ रही है आपकी आवाज सभी लोग। हाँ, मैं एक एक्सरसाइज सभी को करवाता हूँ। जिनका हाथ अगर पहले उठता है उनको आप आमंत्रित कीजिएगा मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए, हम सभी को गिनती आती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा हम गिनती कर सकते हैं। अभी कोई एक व्यक्ति ऐसा सामने आए जो 1 से 10 तक गिनती मुझे करके दिखाए, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। सॉरी एक बार रिपीट करें क्वेश्चन प्रसन्न जी, सॉरी। 1 से 10 तक की गिनती आप में से किसी एक को बोलनी है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा 10 तक। ठीक है, मैं बोलने को तैयार हूँ। हाँ, कोई एक बोल के बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 1 से 10 तक गिनती कर ली, आपको कोई दिक्कत पेश आई? नहीं पेश आई, क्योंकि आप हाईवे पर चल रहे हो। अच्छा, अभी अगर 3 है, उसकी जगह मैं बोलता हूँ कि आप चूहा बोलो। 14। 5 है, चूहा, रेट। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 5 है, उसकी जगह आप कैट बोलिए। और जी 7 है, उसकी जगह डॉग बोलिए। अब वो जी। गिनती दोबारा दोहराइए आप। 1 2 रैट, 4 कैट, 6 डॉग, 8 9 10। देखिए, आप ये गिनती बोल गए पर बीच बीच में रुके ना, बस यही हमारे जीवन में स्पीड ब्रेकर है। वाह, अगर इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने की हमने अगर प्रैक्टिस कर ली है तो हम बखूबी दूर तक आराम से पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह की दिक्कतें पेश नहीं आती।
वो प्रैक्टिस कैसी होती है? तो देखिए, आप बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा 3 को रिप्लेस करो, 3 को रिप्लेस करो कैट के डॉग अरे रैट के साथ, 5 को रिप्लेस करो कैट के साथ और 7 को रिप्लेस करो डॉग के साथ। आपने वो भी बोल लिया पर बीच में रुकते-रुकते बोला, जो पहले की गति से आप नहीं बोल पाए। अभी देखिए, प्रैक्टिस करने के बाद कैसा होता है? 1 2 रेड 4 कैट 6 डॉग 8 9 10। पता ही नहीं चला बम कब आया और कब चला गया और ना तो गिरा पर गंतव्य स्थान तक अचूक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना है। अगर हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो सबसे बड़ा इसका प्रभाव यह पड़ता है कि हमारा ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप हमारा नहीं बढ़ता है। और सीधी सीधी बात है, ब्लड प्रेशर हमारे किडनी को डैमेज करता है, ये हमें सबको पता है, पर वो कंट्रोल में रखना ज्यादातर हमारे ही वश में होता है। अभी मानसिक संतुलन बनाए रखने के बाद मैं दूसरा एक टॉपिक लेता हूं कि आपको तय करना है, आपको मतलब पेशेंट को तय करना है कि उससे अच्छा होना है। ज्यादातर पेशेंट तय करते ही नहीं कि मुझे अच्छा होना है और उन्हीं पेशेंट को सारी दिक्कतें आती है। अभी देखिए कैसे तय करना है कि जैसे 2008 में 10.5 साल के बाद मुझे एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है लिम्फोसिल। लिम्फोसिल किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद 5 साल के भीतर 25% पेशेंट को हो जाती है और वो पेशेंट थोड़े बहुत इलाज के बाद अच्छे भी हो जाते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा समय के बाद, विश्व में सबसे ज्यादा समय के बाद 10.5 साल के बाद लिम्फोसिल हुआ और वो रिकवर आज तक नहीं हुआ है। मगर लिम्फोसिल में क्या होता है कि हमारे पेट में पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से शरीर में मतलब पेन बढ़ जाता है। अभी इस पेन का एक ही इलाज है कि जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है वहां से पानी को एक्सटर्नल ड्रेनेज के जरिए बाहर निकालना। तो उसी तरह मेरा एक्सटर्नल ड्रेनेज से पानी बाहर निकालते गए। जब एक्सटर्नल ड्रेनेज से पानी बाहर निकलने लगता है तो हमारे ऑर्गन प्रॉपरली काम करने शुरू हो जाते हैं और हीलिंग आ जाता है। पर मेरा हीलिंग आ ही नहीं रहा था, वो पानी की मात्रा कम हो ही नहीं रही थी। पानी की मात्रा हर रोज 2 से सवा 2 लीटर निकल ही रही थी। अभी जब पानी की मात्रा कम हो ही नहीं रही है तो 15 दिन गए, लोगों को ज्यादातर 15 दिन में अच्छा हो ही जाता है, किसी किसी को महीना लगता है। तो मैंने सोचा चलो अपने पे महीना भर में अच्छा हो ही जाएगा। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मगर मुझे इस पानी से निजात नहीं मिली। फिर क्या हुआ, मैंने सोच लिया पानी चालू रहे या बंद रहे मुझे स्वस्थ रहना है, क्योंकि मैं मानता हूं मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा और स्वस्थ रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अभी पानी बंद हो या न हो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैंने फिर क्या किया, जैसे घर में बैठा हूँ, उसी मान लिया कि मैं अभी घर में मेरे ऑफिस में ही बैठा हूँ और मैंने हॉस्पिटल से मेरा काम शुरू किया। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मतलब क्या है कि मैं फोन पर ही ज्यादातर मेरा काम हो जाता है, सभी फाइनेंशियल प्लानर का काम फोन पर हो जाता है। तो मैंने मेरे क्लाइंट को फोन से कांटेक्ट करना शुरू किया और मेरे व्यवसाय को मैंने आगे तपाते हुए जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, एक भी दिन में, एक शुरुआत के 1.5 महीने को छोड़ के एक भी दिन मेरा व्यवसाय बंद नहीं रहा। उस दौरान पानी निकलता गया, हर रोज रिपोर्ट निकलते गए, तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरा सीरम प्रोटीन बहुत कम हो रहा है। जो 3.5 तक होना चाहिए वो 3 के अंदर आ गया। इसका मतलब यह हुआ, डॉक्टरों ने सोचा कि अगर इसका प्रोटीन और भी कम हो गया तो इसका हार्ट कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि दिल को धड़कने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। तो फिर उन लोगों ने तय किया कि इसको अभी ये ड्रेनेज, एक्सटर्नल ड्रेनेज के बजाय इंटरनल ड्रेनेज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जहां से पानी इकट्ठा हो रहा था वहां से उन्होंने एक इंटरनल ड्रेनेज लगाया और पेरिटोनियल कैविटी में वो उसको डाइवर्ट कर दिया। और पेरिटोनियल कैविटी आपको मालूम है, जैसे डायलिसिस का पानी ब्लड में जाके वापस यूरिन थ्रू निकल जाता है, उसी तरह मेरा ये पानी निकलना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तय किया कि मुझे स्वस्थ होना है, इसीलिए कायनात भी मेरी मदद पे आई और उन्होंने इंटरनल ड्रेनेज की, भले ही लंबे समय के बाद, डॉक्टरों को प्रेरणा दी और मैं आज इंटरनल ड्रेनेज के जरिए स्वस्थ हूं। मैंने एक देखा हॉस्पिटल में कि बहुत सारे लोग तय नहीं करते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है। तो फिर उस वक्त मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द में दूसरे जो पेशेंट थे ना, वो सारे किडनी फेलियर पेशेंट होते, सारे ट्रांसप्लांट पेशेंट थे। मगर उसमें एक जयंतीलाल करके एक बहुत बढ़िया पेशेंट था। बहुत बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके जान में कोई जख्म हुई थी।
उस जख्म को अच्छे करते करते पूरे से जख्म इतना बड़ा हो गया कि जब मैं भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, जब मैं एडमिट हुआ, उस वक्त उनको 8 महीने हो चुके थे। सारा दिन तो इधर उधर के डॉक्टर के आने जाने में, दूसरे लोगों से बोलते में, उनकी जो पीड़ा थी वो उनको महसूस नहीं होती थी या तो कम होती थी। मगर जैसे ही रात हो गई, सब सोने की जब शुरुआत करते थे, उस वक्त उनकी पीड़ा इतनी बढ़ जाती थी, सारे रात चिल्लाते रहते थे, ना खुद सोते थे ना दूसरे को सोने देते थे। अभी मैंने देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा, मैंने कहा इनका कोई तो इलाज होगा। मैंने जाके पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये जो घाव है भर ही नहीं रहा है। मैंने देखा अभी इनको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से तय करना है कि मुझे अच्छा होना है। मगर ये बात उनके दिमाग में बैठा है कैसे? मैंने 3-4 दिन तक सोचा, फिर मुझे इधर-उधर इर्द-गिर्द देखने लगा, तो मैंने सोचा कि एक वहाँ पर जो वॉशरूम था ना, उस वॉशरूम में एक आईना था, बहुत बड़ा आईना था। मगर वो आईना इतना गंदा था कि उसमें वो आईना है, वो किसी को पता ही नहीं था यहाँ पर आईना है, पर कहीं-कहीं दिख रहा था कि यहाँ पर आईना है। तो मैंने हाँ, मैंने बोला ये आईना ही अपने को मदद कर सकता है, कि जयंतीलाल को ये आईना ही ठीक कर सकता है। मैंने फिर जयंतीलाल को बोला कि जयंतीलाल, आपकी जो भी दिक्कत है ना, डॉक्टर ठीक करे ना करे, पर एक बंदा मेरे ध्यान में है, वो ठीक कर सकता है, और वही ठीक कर सकता है, उसके अतिरिक्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो बोले हाँ ऐसा है? मैंने कहा हाँ है। बोले आप पहचानते हो उसको? मैंने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ। तो मुझे मुझसे परिचय करा दीजिए ना। मैंने कहा ये बंदा है ना, वो बार बार वॉशरूम में आता है, आप वॉशरूम में जाते रहो, हो सकता है आपको वो बंदा मिल जाए। तो बोले मैं उसको पहचानूंगा कैसे? आप पहचान लोगे, आप उसको आराम से पहचान लो कि यही बंदा है वो जो ठीक कर सकता है। वो 3-4 दिन तक वो वॉशरूम में जाते रहे, उस आदमी को ढूंढते रहे, और ढूंढते ढूंढते वो कुछ हाथ धोने के लिए गए, तो वहां उसने आईना देखा। आईने में सिर्फ उनकी एक आंख दिख रही थी। वो बाहर आने के बाद मुझे बोले वहां कोई दिखा नहीं, पर एक आईना है, उसमें सिर्फ मेरी आंख दिख रही थी। उनका बस उसी आंख को आपको अपने जख्म पर केंद्रित करना है। तो बोले वो कैसे? मैंने कहा वो आईना जो है ना, हाँ, उसको पूरा साफ कर दो, ले लो गोस्पिस नर्स से और पूरा आईना साफ कर दो। बोले वो आईना इतना गंदा है, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं लगेगा? मैंने कहा वो जख्म से तो इन्फेक्शन अच्छा। हाँ बोले यार ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने गोस्पिस लिया और पूरा आईना इतना चकाचक कर दिया जैसे नया हो। फिर वापस वो उस बंदे को ढूंढने लगे, पर अभी वो आईना नया था तो बार बार देखने का मन कर रहा था। तो जयंतीलाल बार बार उस आईने को देखते रहे। फिर बोले वहां तो कोई है नहीं। उनका आईने में कोई है तो वहां तो मैं ही दिख रहा हूँ। बोले तो वही तो बंदा है जो आपको ठीक कर सकता है। मतलब वो कैसे? मैंने कहा उस आईने के सामने खड़े रहो, वो सामने आईने में जो दिख रहा है, मुझे पता नहीं कौन दिख रहा है, आपको पता होगा कौन दिख रहा है, उसको बोलो मुझे ठीक कर दो। वो मेरी बात को समझ गए। अभी वो खुद को कैसे बोले कि ठीक कर दो, उस सचमुच में उस आईने को जाके बोलने लगे कि जयंतीलाल मुझे ठीक कर दो, जयंतीलाल मुझे ठीक कर दो, मेरा घाव ठीक कर दो। जो बंदा 10 महीने तक जिसके घाव हिल नहीं हो रहा था, 1 महीने में उसका घाव हिल हो गया और 1 महीने के अंदर वो छुट्टी लेके घर चले गए। मेरा कहना ये वास्तविकता मेरे साथ 2008 में घटा है। उस जयंतीलाल के संपर्क में मैं आज भी हूँ। उस जयंतीलाल ने जब तय किया कि मुझे अच्छा होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे स्वस्थ रहना है, और एक ही महीने में उनका 10 महीने पुराना बीमारी 1 महीने में जब चला जाता है, तो जब जयंतीलाल का जाता है तो हमारा नहीं जा सकता, यकीनन सबका जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ओवरबर्डन रहते हैं। ओवरबर्डन कैसे? अभी मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से फोन आते रहते हैं, कभी विदेश से भी आते हैं, कभी अपने देश में से भी आते हैं। तो 3 दिन पहले एक बंदे ने मुझे फोन किया था। उसने मुझे पूछा कि मैं ये खा रहा हूँ तो इसके बाद ये खा सकता हूँ, इसके बाद वो खा सकता हूँ। मैंने फिर उनको उनका रिपोर्ट पूछे तो बोले सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? तो बोले मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं। मैंने कहा जो मशीन बिठाया वो खाने के लिए बिठाया है, टेंशन लेने के लिए नहीं बिठाया है। तो मेरा कहना का ये है कि हमको स्वस्थ रहना है तो ओवरबर्डन नहीं रहना है, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स कैसे रहते हैं? एक कुम्हार के पास 2 जानवर थे। वो क्या करता था, उस जानवर के ऊपर वजन लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसका पेशा था। एक दिन किसी ने उसको 2 चीजें दी। एक चीज थी नमक की बोरी थी, और एक दूसरी बोरी में रुई भरी थी। अभी उसने ठीक बोला तो अभी ये दो 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 जानवर थे उनके पास, उसमें से एक ताकतवर था, एक थोड़ा सा कमजोर था। तो उन्होंने क्या किया कि जो नमक की बोरी थी, वो नमक की बोरी वो ताकतवर जानवर के ऊपर
ऊपर लाद दी, और जो रुई की बोरी थी वो कमजोर के ऊपर लाद दी। अभी वो जो ताकतवर था ना, वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बड़ा होशियार भी था। वो जाते जाते रास्ते में नदी आई, तो वो ताकतवर जानवर ने क्या किया कि वो उसने देखा मेरे ऊपर तो नमक लदा है, मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, जबरदस्ती चल रहा हूँ, तो वो पानी में बैठ गया। पानी में बैठने के बाद वो बोरा रह गया, नमक सब पिघल गया, और वो उसका भार, उसके ऊपर जो वजन था वो कम हो गया। अभी पीछे चलते चलते वो कमजोर ने भी देखा, यार इससे पानी में बैठ गया तो इसका वजन कम हो गया, तो मेरे ऊपर इतना वजन है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। वो अंदर बैठ गया और वो रुई में पानी भर गया, वो ज्यादा वजनदार हो गया। मतलब कहने का ये है कि रिलैक्स रहना है कि नहीं रहना है वो भी हमारे हाथ में है। हमें कब पानी में बैठना है, कब पानी के अंदर नहीं बैठना है, वो हमें तय करना होता है। बाकी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बहुत सुहानी है। हम लोगों ने 22 साल नहीं, मेरे ट्रांसप्लांट सर्जन बोलते हैं कि तुम्हारी तो गोल्डन जुबली मुझे करनी है। मेरे ट्रांसप्लांट सर्जन सोच रहे हैं कि मेरी गोल्डन जुबली में वो हाजिर रहेंगे, तो हालांकि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मुझे पता नहीं है उस वक्त तो होंगे या नहीं होंगे, मगर उनकी मंशा जरूर है कि मेरे ट्रांसप्लांट की गोल्डन जुबली वो मनाएंगे। तो हम सबकी मंशा होती है कि हम ट्रांसप्लांट जुबली मनाएं। हम इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लेनी है पेंशन तो छोड़िए टेंशन। थैंक यू। थैंक यू।